Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. Now today we will proceed with our farm management techniques in poultry farm management and apiculture. हम आज देखेंगे कि पोल्ट्री फार्म कैसे चलाया जाता है, पोल्ट्री फार्म होता क्या है और एपिकल्चर क्या होता है, मतलब हनी कैसे बनाई जाती है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इन लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलते रहें तो प्लीज़ जाइए और जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी अभी हमने 11th स्टैंडर्ड के पोर्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं हमारी चैनल पर। 11th बायो और 11th फिजिक्स का सिलेबस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। सो हरी अप and go and subscribe to our channel. All right? Thank you. So let's begin with our session. All right dear students, as you can see यहाँ पर हमको पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया गया है। अब सबसे पहली बात आपको ये समझनी है that what is a poultry. Poultry means when you take care or when you domesticate chicken for their eggs and for their meat. ओके जब हम मुर्गी पालते हैं उसके मीट और उसके एग्स के लिए, उस मैनेजमेंट को, उस डोमेस्टिकेशन को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं हम उसे? पोल्ट्री फार्मिंग। अब हमने हमारे इनिशियल लेक्चर्स में मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ी थी कि किसी भी तरीके की एनिमल हस्बेंड्री करने के लिए कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि फार्म जो होता है वो क्लीन होना चाहिए, एनिमल्स का कंटिन्यूस वेटरनरी सुपरविजन होना चाहिए, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ लाइट, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर वेंटिलेशन। तो जो हमने स्टार्टिंग में फार्म मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ना, हर एक मैनेजमेंट टेक्निक में वही ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ना लिखना है जब भी शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। बस आपको थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करना है। मतलब जब आपको बोला गया है कि फार्म मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताइए लेकिन डेयरी फार्म में, तो आप डेयरी फार्म के हिसाब से अपने टेक्निक्स को थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स वही है, मेन प्रिंसिपल्स वही है कि क्लीनिंग होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, लाइटिंग, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस आपको वो एक पर्टिकुलर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। समझ में आया? जैसे पोल्ट्री की बात कर रहे हैं तो पोल्ट्री फार्म में कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स यूज होंगे, जब हम हनी की बात करते हैं तो एपिकल्चर में कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स यूज होंगे, ऐसे हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज हमको पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ हमको क्या बताता है। पोल्ट्री इंक्लूड्स नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज। पोल्ट्री में बहुत सारे बर्ड स्पीशीज आते हैं, नॉट ओनली चिकन बट मेनी बर्ड स्पीशीज सच एज चिकन, डक्स, टर्की एंड फाउल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर एग्स एंड मीट। मतलब जब हम किसी बर्ड को उनके एग्स और उनके मीट के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनकी केयर करते हैं ताकि हमें उसमें से कुछ बेनिफिट हो सके, उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं हम उसे? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। सो पोल्ट्री बेसिकली मीन्स फार्मिंग बर्ड्स फॉर देयर एग्स एंड देयर मीट्स। Did you understand the introduction? All right, very good. I know my dear children are very smart. Let's move on to the next paragraph. क्या बताया गया? इसके पहले आपको जो क्वेश्चन है व्हाट इज लेयर एंड व्हाट इज ब्रॉयलर, वो हम एंड में देखेंगे। तो अब हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? अलाइड प्रोफेशंस। अलाइड मतलब क्या होता है? बहुत सारे प्रोफेशंस मिलकर। अलाइड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशंस। सो अलाइड प्रोफेशंस टू पोल्ट्री इंक्लूड, पोल्ट्री में क्या क्या चीज़ है, मतलब कौन कौन से स्किल्ड पर्सन हमको चाहिए, या पोल्ट्री फार्मिंग में हम एक्चुअली क्या क्या करते हैं। सो अलाइड प्रोफेशंस टू पोल्ट्री इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ एग्स एंड मीट। मतलब हम एग और मीट को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि समझो अब हर मुर्गी अगर अंडा दे रही है तो हर अंडे में से चिकन नहीं निकलेगा, या हर अंडे में से हैच नहीं होगा, छोटा सा बेबी चिकन नहीं निकलेगा। उन अंडों को हम डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए भी यूज़ करते हैं। आर यू गेटिंग इट? मतलब जिन एग्स में फर्टिलाइजेशन होगा उन्हीं एग्स में चिकन बनेंगे, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उनमें चिकन नहीं बनेंगे। और ये पोल्ट्री फार्म में जो स्किल्ड पर्सन होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करना कि कौन सा एग फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल है और कौन सा एग फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। सो एग को प्रोसेस करना, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एग एंड मीट। जो मीट हमें चिकन से मिलता है या डक से मिलता है या टर्की से मिलता है, उसको चेक करना, उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको थोड़ा सा ह्यूमन कंजम्पशन के लायक बनाना, क्लीन करना। सो ऑल दिस इज प्रोसेसिंग ऑफ एग एंड मीट। देन मार्केटिंग ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ अंडे लेते जा रहे हो लेकिन उसको प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एडिबल चीज़ें, खाने वाली चीज़ें जो हैं ये पेरिशेबल होती है। पेरिशेबल मतलब क्या होता है? जल्दी खराब हो जाती हैं। ओके, सो मार्केटिंग ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, कंपाउंडिंग एंड सेल ऑफ पोल्ट्री फीड। कंपाउंडिंग एंड सेल मीन्स क्या होता है कि आप इन एनिमल्स के लिए जो खाना ला रहे हो,
पोल्ट्री फीड, इन एनिमल्स का जो खाना है, उन एनिमल्स का खाना भी आपको प्रॉपरली मिक्स करके, उसमें न्यूट्रिएंट्स चेक करके, सारा प्रोपोर्शन रेशियो चेक करके फिर वो एनिमल को प्रोवाइड करना है। और सिर्फ एनिमल्स को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास फीड नहीं होना चाहिए, आपके फार्म में वो फीड लार्ज अमाउंट में होना चाहिए ताकि आप वो फीड भी सेल कर सको। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म में आते हैं मुर्गियाँ खरीदने के लिए, तो जब वो मुर्गी खरीदेंगे या डक खरीदेंगे या टर्की खरीदेंगे तो वो उसका खाना भी खरीदेंगे। जैसे आप प्लांट्स लेने जाते हो किसी नर्सरी में, तो वहीं से आप उसके लिए सॉइल, उसके लिए फर्टिलाइजर खरीदते हो। वैसे ही जब पोल्ट्री फार्म में लोग आते हैं तो वो एनिमल या बर्ड के साथ साथ वो उनका फीड भी कलेक्ट करते हैं। सो द poultry farm should have a large amount of feed so that they can sell it. Okay, then next point is poultry equipment, pharmaceuticals, फीड एडिटिव्स एट्सेट्रा। पोल्ट्री इक्विपमेंट मतलब बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट, जैसे ग्लव्स हो गया उनको पकड़ने के लिए, क्लीन करने के लिए, ऐसे ही अगर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए बर्ड्स की टेक केयर करने के लिए। और उनके फीड एडिटिव्स, फीड एडिटिव्स मतलब क्या होता है, नॉर्मल फूड के अलावा उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाइटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। लेट्स मूव अहेड। अब आगे क्या बताया जा रहा है हमको, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एंड डिजीज फ्री ब्रीड। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर, जब भी हम कोई नया बर्ड सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम कोई नया बर्ड सिलेक्ट करते हैं तो वो बर्ड का ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसा ब्रीड सिलेक्ट कर रहे हो। सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एंड डिजीज फ्री ब्रीड, क्योंकि अगर ये ब्रीड ही हमारा डिजीज रहेगा, इसमें इन्फेक्शन रहेगा, तो आगे वाली जो जनरेशन हमको मिलेगी वो इन्फेक्टेड मिलेगी, जिससे हमारे एग प्रोडक्शन की क्वांटिटी और मीट की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सो डिजीज फ्री ब्रीड सिलेक्ट करना है विच इज़ सूटेबल एंड सेफ फार्म कंडीशन। आप जहाँ पर अपना फार्म बना रहे हो, जहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हो, उसका क्लाइमेट, उसका एनवायरनमेंट, वो जगह सेफ होनी चाहिए और बर्ड्स के लिए सूटेबल होनी चाहिए। जैसे हम कहीं पर भी जाकर नहीं रह सकते ना, हमको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है। अब मैं आपको बोलूँ एंटार्क्टिका में जाके आप सेटल हो जाओ, जबकि आप रहते हो एकदम ज़्यादा गर्म वाली जगह पर, एकदम हॉट एरिया में, इक्वेटोरियल जोन से आप बिलोंग करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अचानक से अपना क्लाइमेट चेंज करना। वैसे ही बर्ड्स के लिए भी एक सूटेबल एनवायरनमेंट और सेफ क्लाइमेट होना चाहिए, सेफ कंडीशंस होनी चाहिए इंडस्ट्री में। आगे क्या बताया गया, प्रॉपर फीड एंड वाटर, उनका कंटिन्यूअस प्रॉपर फूड सप्लाई और वाटर सप्लाई मिलते रहना चाहिए। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, उनकी टेक केयर करनी पड़ती है, उनका वैक्सीनेशन चेक करना पड़ता है, क्लीनलीनेस चेक करनी पड़ती है। And important requirements for poultry farm management. Okay, other than this, whatever etc. is required, the poultry farm should have it. Okay, on the basis of their origin, different types of poultry breeds are. जैसे हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में काउज और बफेलोज की अलग अलग ब्रीड्स देखी थी, वैसे ही यहाँ पर हमको बर्ड्स की अलग अलग ब्रीड्स बताई गई हैं। मतलब जहाँ से ये ब्रीड्स आई हैं उसके बेसिस पर हमको उनके नाम बताए गए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स आर अमेरिकन ब्रीड्स। सबसे पहले कौन सा बताया है, अमेरिकन ब्रीड्स। उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन, आपको ये लर्न करने हैं। तो अमेरिकन ब्रीड्स के एग्जाम्पल हैं प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड। एशियाटिक ब्रीड्स आर, ये अमेरिकन ब्रीड्स के 3 एग्जाम्पल थे, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड। सो रिमेंबर दीज 3 एग्जाम्पल्स फॉर अमेरिकन ब्रीड्स। नेक्स्ट आता है एशियाटिक ब्रीड्स। हमारे एशिया के कौन से ब्रीड्स हैं, ब्रह्मा, कोचिन एंड लैंग्सहैन। ये 3 ब्रीड्स आपको एशियाटिक ब्रीड्स याद रखने हैं। देन नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन ब्रीड्स विच आर लेगहॉर्न एंड मिनोरका। इंग्लिश ब्रीड्स, जो ब्रिटिश के ब्रीड्स हैं, दे इंक्लूड ऑस्ट्रोलॉप। देन नेक्स्ट इंडियन ब्रीड्स आर चिटगोंग, असील, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स फॉर इंडियन ब्रीड्स। ये जो ब्रीड्स है ना, इनमें से आपको सारे मतलब दो मिनिमम एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि ये नीट में ऑप्शन जब आता है तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे सकते हैं आपको एंट्रेंस में, या तो फिर आपको ये बोर्ड्स में 1 सेंटेंस के लिए आ सकता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स। डिड यू अंडरस्टैंड? सो मेक श्योर दैट यू लर्न दीज एग्जाम्पल्स। यहाँ तक आपको समझ में आया है? ऑल राइट। अब देखिए इसके आगे हमको क्या बताया गया है, हमको लेगहॉर्न स्पीशी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी हमने जो देखा था लेगहॉर्न कौन से पर्टिकुलर ब्रीड से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू मेडिटेरेनियन ब्रीड्स, लेगहॉर्न एंड मिनोरका।
सो लेगहॉर्न इज द बेस्ट लेयर। अब देखो आपको जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ना पिंक बॉक्स में, व्हाट इज लेयर एंड व्हाट इज ब्रॉयलर्स। सो बर्ड्स की ऐसे स्पीशीज जो ज़्यादा क्वांटिटी में एग देते हैं, मतलब जिनको स्पेसिफिकली सिर्फ एग के लिए यूज़ किया जाता है, उनको हम लेयर्स बोलते हैं। और जो स्पीशी मीट प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, जो एग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती हैं बट मीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, तो उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। बॉयलर नहीं, हाँ ब्रॉयलर्स, BRO। स्पेलिंग प्लीज़ ध्यान दो, आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो स्पेलिंग लिखते वक्त। ओके, सो अब देखो क्या बताया गया है, एग के लिए कौन सा स्पीशी बेस्ट है। लेगहॉर्न इज द बेस्ट लेयर फॉर एग्स वाइल प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, असील, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ दे आर प्रेफर्ड एज ब्रॉयलर्स। हमको दोनों की जरूरत है, वी नीड लेगहॉर्न फॉर एग प्रोडक्शन एंड वी नीड दीज स्पीशीज फॉर मीट प्रोडक्शन। ओके, आगे क्या बताया गया है कि इनको हम मैनेज कैसे करें, मतलब लेयर्स के लिए क्या मैनेजमेंट टेक्निक होनी चाहिए और ब्रॉयलर्स के लिए। लेयर्स को एग ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और ब्रॉयलर्स को मीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो दोनों के लिए क्या क्या कंडीशंस है। मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स रिक्वायर्स परचेस ऑफ हाई यील्डिंग चिकन, आपको हाई यील्डिंग चिकन खरीदना है जो ज़्यादा अमाउंट में एग प्रोड्यूस करें। वेल वेंटिलेटेड फार्म्स में हवा आने जाने का बहुत अच्छा प्रोसेस होना चाहिए, विंडोज़ लगे होने चाहिए, विंडोज़ एज इन नेट वाले विंडोज़ लगे होने चाहिए जिससे इंसेक्ट्स वगैरह अंदर ना आ सके, लेकिन वेंटिलेशन, एयर का वेंटिलेशन अच्छा खासा बना रहे। वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एयर। ओके, बाहर से ताज़ी हवा अंदर आती रहे और अंदर की हवा बाहर जाती रहे, इसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। जब आप एक बंद कमरे में होते हो तो मतलब दैट रूम इज़ नॉट वेंटिलेटेड। अगर रूम में खिड़की है इट मीन्स दैट रूम इज़ वेंटिलेटेड। ओके, तो प्रॉपर वेंटिलेटेड फार्म होना चाहिए। प्रॉपर फीड मतलब प्रॉपर फूड। डीबीकिंग मतलब क्या होता है कि एनिमल्स खुद को कभी कभी साफ करते करते अपनी चोंच से हर्ट कर लेते हैं, वो खुद को ही चोट दे देते हैं, तो वो खुद को ज़्यादा चोट ना पहुंचा पाएँ इसीलिए उनकी जो चोंच होती है, उनकी जो बीक होती है, उस बीक का जो पॉइंटेड एंड होता है वो ब्लंट कर दिया जाता है। ब्लंट मतलब उसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो निप है, उसकी जो टिप है, एकदम उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हार्ड ना रहे, वो शार्प ना रहे, तो या तो उसको कट कर दिया जाता है या तो इसको फोल्ड कर दिया जाता है। दैट इज़ नोन एज डीबीकिंग, मतलब उसको ब्लंट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा आपके डायसेक्शन बॉक्स में एक सिंपल सीजर है और एक ऐसी सीजर है जिसका ऊपर का एंड जो है वो फोल्डेड है, उसमें मतलब शार्प पॉइंट नहीं है, सो दैट इज नोन एज ब्लंट एंड। ब्लंट मतलब जब आप थोड़ा सा एंड को फोल्ड कर देते हो, तो जो उसकी चोंच होती है उसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं जिसकी वजह से जब वो खुद को हर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो डीबीकिंग, प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइटिंग, वाटर, सैनिटेशन, कलिंग एंड वैक्सीनेशन। ओके, सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। अब देखो यहाँ पर हमने जो देखा था कि कलिंग एक पॉइंट हमने देखा। व्हाट डू वी मीन बाय कलिंग? सैनिटेशन मतलब क्लीनलीनेस, कलिंग एंड वैक्सीनेशन। कलिंग मीन्स एनिमल्स जो होते हैं उनका प्रॉपर स्लॉटरिंग करना। स्लॉटर करना मतलब उनकी कुर्बानी देना। ठीक है, तो व्हेन द एनिमल इज़ रेडी, जब उसमें ज़्यादा मीट और ज़्यादा एग प्रोडक्शन हो चुका है, तो जब हम उस एनिमल को मीट के लिए यूज़ करेंगे तो हम उसको स्लॉटर करेंगे, मतलब उसकी कुर्बानी देंगे या उसको किल करेंगे। दैट इज़ नोन एज कलिंग। कलिंग का और एक मतलब होता है टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल। समझो अगर कोई एनिमल बीमार हो गया है और वो सिर्फ इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें उस एनिमल को किल करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड ना हो। सो दैट इज़ नोन एज कलिंग एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन of animals to maintain their population and the health of the other animals, other birds. Okay, आगे क्या बताया गया? ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। नाउ वी विल सी व्हाट डू वी नीड टू डू टू मैनेज ब्रॉयलर्स। सो मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स रिक्वायर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ब्रीड जिसमें ज़्यादा मीट प्रोड्यूस हो, हाउसिंग, प्रॉपर एरिया वेयर वी आर गोइंग टू डोमेस्टिकेट दैट पर्टिकुलर एनिमल और बर्ड, टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्म, वेंटिलेशन, प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइटिंग, फ्लोर स्पेस, अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए सो दैट एनिमल्स कैन मूव अराउंड, एंड ब्रॉयलर फीड, उनका खाना स्पेसिफिक होना चाहिए। लेयर्स के लिए अलग फीड और ब्रॉयलर्स के लिए अलग फीड, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्ट्री डिजीजेस आर। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे? पोल्ट्री डिजीजेस बहुत सारे डिफरेंट टाइप की होती है। तो पहली डिजीज हमको क्या बताई गई है? वायरल डिजीजेस। ठीक है, वायरल डिजीज़ क्या होता है? मतलब कौन कौन से टाइप के वायरल डिजीजेज हैं? वायरस के वजह से बर्ड्स में डिजीज़ होने वाले एग्जाम्पल्स। सो वायरल डिजीजेस लाइक रानीखेत, ब्रोंकाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको कॉमनली बर्ड फ्लू भी बोला जाता है, एट्सेट्रा।
कुछ साल पहले ये बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था. फ्यू ईयर्स बैक बर्ड फ्लू हैव सीरियसली इन्फ्लुएंस्ड पोल्ट्री फार्मिंग एंड ह्यूमन इन्फेक्शन टू. मतलब ये बर्ड फ्लू के वजह से ह्यूमंस में भी बहुत ज़्यादा केसेस पाए गए थे और ह्यूमंस की भी बहुत सारी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू. मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस थे उनमें ये बर्ड फ्लू ट्रांसफ़र हो गया था, तो उसके वजह से ह्यूमंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ पाए गए थे. ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पर बर्ड्स रह रहे हैं वो एरिया क्लीन हो और उन बर्ड्स को हम कंटिन्यूस वैक्सीनेशन देते जाएं, उनका कंटिन्यू वेटेरिनरी सुपरविजन करते जाएं ताकि उनमें कोई डिजीज़ ना हो सके. नेक्स्ट, बैक्टीरियल डिजीजेस. अलग अलग बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स कौन से दिए गए हैं? इट मेनली इंक्लूड्स प्यूलोरम, कोलेरा, टाइफॉइड, टीबी, CRD मीन्स क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, एंटराइटिस, उनके पेट में जब कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज नोन एज एंटरिक इन्फेक्शन, एटसेट्रा. So these are different types of bacterial diseases that you can see in birds. Then next is fungal diseases. Fungal diseases are Aspergillus, फेवस एंड थ्रश. ये अलग अलग फंगल इन्फेक्शन है जो बर्ड्स में देखा जाता है, जिनके वजह से उनको इनर बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और आउटर स्किन में भी फंगल पैचेस हो जाते हैं. नेक्स्ट, पैरासाइटिक डिजीजेस जो पैरासाइट वर्म्स के वजह से होती हैं. इट इंक्लूड्स लाइस इन्फेक्शन, जब उनके ऊपर जुएँ पड़ जाती हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं. राउंड वर्म ऑन देयर स्किन. सीकल वर्म इन्फेक्शंस, जब उनके स्टूल्स में मतलब उनके पॉटी में जब छोटे छोटे व्हाइट कलर के वर्म्स निकलते हैं, तब समझ जाओ कि उनको पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है और उनको दवा देने की ज़रूरत है. ओके, सो आपको कंटिन्यूअसली एनिमल्स का स्टूल भी चेक करना होता है, उनका जो फीसिस निकलता है वो फीसिस सैंपल भी चेक करना होता है. ओके, ऑल राइट. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक डिजीजेस एंड द लास्ट वन इज प्रोटोजोअन डिजीज. इट इंक्लूड्स कोकिडियोसिस इज अ प्रोटोजोअन डिजीज. कोकिडियोसिस मतलब कि एक पर्टिकुलर छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ऐसा बोल सकते हैं जिसके वजह से बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है और उसके वजह से उनके प्रोडक्शन में इफेक्ट होता है. सो कोकिडियोसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ protozoan disease, and these are all the examples of different types of disease that you can see in poultry animals. Did you understand everything? Make sure that you note everything and you have to remember at least 2 example of every type of disease. जिसमें एक है उसका एक, बाकी जिसमें ज़्यादा है उसके कम से कम 2 examples आपको कंपलसरी याद रखने हैं और स्पेलिंग प्रैक्टिस करनी है. Did you understand? All right. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. हमने 2 डिफरेंट फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, एक पहला पोल्ट्री मैनेजमेंट और दूसरा एपिकल्चर या जिसको हम बी कीपिंग भी बोलते हैं. इन दोनों मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन में से आपको याद क्या रखना है, इनके एग्जाम्पल्स, अलग अलग ब्रीड्स के एग्जाम्पल्स और उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और लेयर्स और बॉयलर्स का डेफिनेशन. ठीक है, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ चीज़ें जो हैं वो आप इन पैराग्राफ्स में से याद रखिए. ज़्यादा कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इफ़ यू आर लकी इनफ. सो I hope that the topic was clear to you. There was nothing difficult as such. And if still you have any doubt, then feel free to ask your doubts in our comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए. अपने रिव्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को हमारे कमेंट सेक्शन पर शेयर करना मत भूलिए और इन वीडियोज़ को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बिकॉज दे विल ऑल्सो फील गुड एंड दे विल ऑल्सो गेट सम नॉलेज. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, क्योंकि हमने 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया है हमारी ज्ञान लैब चैनल पे. तो जाइए और जाकर अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यंगर फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए जिनका 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो जाएगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. सी यू सून विद अ न्यू कॉन्सेप्ट.